एक लेक्चर नंबर कितना है नहीं लिखते हैं। एनीवन? ओके, हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? ओके, सेकंड एक्सरसाइज कर रहे थे। तो सबके पास एक्सरसाइज तो होगा। एक्सरसाइज सेकंड का आप लोग पास एक्सरसाइज है? 17 किए थे ना? क्वेश्चन एक्सरसाइज सेकेंड का क्वेश्चन नंबर 18, इसको 13.6 बना लीजिए, करेक्ट किए थे। एक्सरसाइज सेकेंड का क्वेश्चन नंबर 18 सब लोग सॉल्व करें। चलो सारे स्टूडेंट ट्राई करेंगे एक्सरसाइज सेकेंड का क्वेश्चन नंबर 18। हो गया, लेकिन कैसे? अच्छा, सही से अगर पूछा जाए तो इन रियलिटी एक क्वेश्चन गलत है, बट IQ लेवल चेक करने के लिए क्वेश्चन सही है। देखिए मैं कैसे बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज सेकेंड का क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है। मान लेते हैं कि क्या है, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन लाइक सैंपल इज 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सैंपल तो नहीं पता है, हाइड्रोजन लाइक सैंपल है तो जेड मान लेंगे, करेक्ट। अगर यहाँ पे इसी क्वेश्चन में अगर ए ऐड कर दिया था कि आइडेंटिफाई द सैंपल, तब क्वेश्चन ही गलत हो जाता। बोले क्यों गलत होता? फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल दिया हुआ था, क्या हम लोग फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी निकाल पाएंगे? एक्साइटेशन पोटेंशियल में कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्साइटेशन एनर्जी मिल जाएगा ई से। इसका मतलब फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी को 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मान लेते हैं सैंपल का एटॉमिक नंबर जेड है, तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब E2 माइनस E1, इज इट राइट, इक्वल टू 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसके लिए माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई, क्या डायरेक्ट 4 कर दें, एन स्क्वायर, और माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर इक्वल टू 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें से जो भी कॉमन ले सकते हो कॉमन ले लीजिए।
13.6 जेड स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ ए भी ई भी में रहेगा तो ई भी और ई भी आपस में कैंसिल। तो 13.6 जेड स्क्वायर इंटू हाउ मच 3/4 इक्वल टू 15। देन 13 जेड स्क्वायर इक्वल टू अगर जेड अगर निकालते तो ऑब्वियसली 15 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 13.6 का रूट ओवर। पक्का ये काम करते बट क्या यहाँ पे जेड का वैल्यू कंप्लीट इंटीग्रल वैल्यू आएगा? एटॉमिक नंबर तो ऑलवेज इंटीग्रल रहेगा। तो उस वजह से रियलिटी में एक क्वेश्चन रॉन्ग है, राइट? हाँ या ना? अब फिर भी एक क्वेश्चन अगर एग्जाम में दे दिया गया, इसका मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई स्टूडेंट इसको बनाने के टाइम पे सबसे पहले ये सोचे कि पहले सैंपल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि लिथियम 2+ है या हीलियम प्लस है या बेरिलियम 3+ है। किसी के माइंड में आ सकता था एग्जाम में सॉल्व करने के टाइम पे कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द सैंपल एंड देन नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसा कि जनरली हम लोग काम करते हैं, राइट? बट इस केस में यहाँ पे आके आप स्टक कर जाते हैं, करेक्ट? लेकिन जिसने भी क्वेश्चन को सेट किया है तो उसने सैंपल नहीं पूछा, आपको दूसरा वैल्यू पूछा। तो अब यहाँ से यहाँ तक आते तो क्वेश्चन में आप आकर फंस जाते। बट यहाँ से अगर 13.6 जेड स्क्वायर का वैल्यू तो निकाल सकते हैं, हाँ या ना? 20। तो मैंने किसका वैल्यू, मैं जेड निकाला या 13.6 जेड स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया? 13.6 जेड स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया। उसका आप देखते हैं कि कहीं पे अगर विदाउट नोइंग द सैंपल तो उसके बाद क्या था? फाइंड आउट आयोनाइजेशन एनर्जी, इज इट राइट? फाइंड आउट आयोनाइजेशन एनर्जी। ये मैं बात कर रहा हूँ एक्सरसाइज सेकंड का क्वेश्चन नंबर 18 का, ठीक है? तो आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? E इन्फिनिटी माइनस E1, इज इट राइट? E इन्फिनिटी कितना 0, I1 कितना माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर, माइनस माइनस बिकम्स प्लस 13.6 जेड स्क्वायर। इसका वैल्यू तो पता ही है 20। तो ऐसा क्वेश्चन था कि जिसमें कि सैंपल नहीं भी पता है फिर भी आंसर हम लोग का आ गया, क्योंकि लास्ट में तो हम लोग का ये वैल्यू ही तो पुट करना था 13.6 जेड स्क्वायर और उसका रेडीमेड मेरे पास वैल्यू था, करेक्ट ना? सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल? सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी डिवाइड बाई E। सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल इक्वल टू सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय E। और सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब, एक्साइटेशन एनर्जी कहाँ से मेजर करते हैं? सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब ऑर्बिट नंबर 1 से ऑर्बिट नंबर 3 पे जाना, राइट? इसका मतलब क्या डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं E3 माइनस E1 और डिवाइडेड बाई E, इज इट राइट? ठीक है ना एवरीवन? और E3 माइनस E1, तो E3 कितना लिखिएगा माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई 9 माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डिवाइडेड बाई ई और ये आपस में कैंसिल, करेक्ट? इसमें जो भी कॉमन ले सकते हैं 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन बाहर निकाल लीजिए, कितना रहेगा 1 माइनस 1 बाई 9 वोल्ट। और इसका वैल्यू तो रेडीमेड पता है कितना 20, तो 20 इंटू 8/9 वोल्ट, यही आंसर रहेगा। तो ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन था जिसमें सैंपल निकालते तो फंस जाते, क्योंकि सैंपल फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाता और एटॉमिक नंबर तो फ्रैक्शन में होगा नहीं। पर अगर विदाउट नोइंग द सैंपल सिर्फ इस ऐसे सॉल्व करते तो आंसर आ जाता है, राइट? क्या बोले?
एक्साइटेशन पोटेंशियल इक्वल टू सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी डिवाइडेड बाई ए। ये तो फार्मूला था एक्साइटेशन पोटेंशियल का। अच्छा, आप लोग को नजर नहीं आ रहा है क्या वीडियो? सबका बोर्ड ब्लर हो रहा है स्टूडेंट? ओके, चलिए। अब लिखिएगा लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इसको हटाएं। बोलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम? बैंड का मतलब जैसे मैंने बोला कि 90 हर्ट्ज से 95 हर्ट्ज तक कोई भी वैल्यू फ्रीक्वेंसी का, इसका तो उसमें एक वैल्यू रहेगा या इनफाइनाइट वैल्यू रहेगा, दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होता है, राइट? तो एक बैंड हुआ, राइट? जैसे रहता है ना कि किसी किसी टेलीकम्युनिकेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंड बेचा गया होगा कि हाँ इतना फ्रीक्वेंसी से इतना फ्रीक्वेंसी तक आप यूज़ कर सकते हैं टेलीकम्युनिकेशन में, एयरटेल जो भी है, जो कंपनी है, तो उनको एक फ्रीक्वेंसी का बैंड बिट्स दिया रहता है कि आप इसी फ्रीक्वेंसी के अंदर अपना वेव को रिलीज कर सकते हैं, राइट? तो उनको एक बैंड बिट्स है। लेकिन अगर सिंगल फ्रीक्वेंसी, मतलब मैं बोल दिया 92.3 हर्ट्ज या किलो हर्ट्ज, एक सिंगल वैल्यू, तो उसको क्या बोलेंगे? सिंगल फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। और अगर बिट्स रहेगा यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, तो उसको क्या बोलेंगे? बैंड। तो मैंने क्या लिखा? बैंड स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम? लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के, हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक सैंपल में इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है, तो दिस द केस ऑफ व्हाट? डी एक्साइटेशन। और वन ट्रांजिशन ऑलवेज इमिट वन फोटोन, वन ट्रांजिशन ऑलवेज इमिट व्हाट? वन फोटोन। तो वन फोटोन का मतलब वो फोटोन पार्टिकुलर एक खास फ्रीक्वेंसी का रहेगा, उसमें नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दो नहीं रहेगा, कितना रहेगा? वन फ्रीक्वेंसी। दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम, करेक्ट? तो लाइन स्पेक्ट्रम में सबसे पहले एक साथ अगर देखते हैं, पहले इसको समझ लीजिएगा, उसके बाद ड्रॉ कीजिएगा। बाद में इसको वन बाय वन भी देख लेंगे। ऑलरेडी स्कूल के एग्ज़ाम के लिए पढ़ा चुके हैं, तो मोटा मोटी आपको आइडिया है ही। ड्रॉ करते रहिएगा।
हेडिंग दोबारा लिख दें। देखिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में कहीं भी हो, अगर वो डायरेक्ट जंप करके ऑर्बिट नंबर 1 में आता है तो उसको आज के बाद हम लोग एक खास सीरीज का फोटोन बोलेंगे, और उस सीरीज का नाम क्या है? लाइमन सीरीज। कौन सा? इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी ऑर्बिट बट डायरेक्टली केम टू व्हाट? ब्रेक जर्नी नहीं, डायरेक्ट कम टू ऑर्बिट नंबर 1, देन ऑल दीज फोटोन्स बिलोंग टू विच सीरीज? लाइमन सीरीज। तो यहां से यहां तक देखिएगा, डायरेक्ट, ये भी तो डायरेक्ट है। चलिए, इसके बाद आपको मिलेगा क्या? इस जो भी मैंने दिखाया डायरेक्ट जंप का, इसका मतलब है कि इसको मैं लिखवाऊंगा, तो ये कहाँ से कहाँ जंप दिखाए हैं? ऑर्बिट नंबर 2 से 1, ऑर्बिट नंबर 3 से 1, ऑर्बिट नंबर 4 से 1, ऑर्बिट नंबर 5 से 1 एंड सो ऑन, ऑर्बिट नंबर इन्फिनिटी से। तो डायरेक्ट जंप करना, ऑर्बिट नंबर 1 पे आना है, तो लास्ट लाइन क्या हो सकता था? इन्फिनिटी से 1। तो वैसा कोई भी इलेक्ट्रॉन जो डायरेक्ट जंप करे और ऑर्बिट नंबर 1 तक आए, उसको किस कैटेगरी में, कौन सा सीरीज का नाम दिया गया है? लाइमन, यस, लाइमन सीरीज नाम दिया गया है, करेक्ट। और लाइमन सीरीज का अगर कोई आपसे पूछेगा फर्स्ट, अगर मेरा बहुत सारा प्रॉब्लम मिलेगा इस पर, कोई पूछेगा फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, इसका मतलब कहाँ से कहाँ का बात कर रहे हैं? ट्रांजिशन, सेकेंड वन। थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, यस, ऑर्बिट नंबर 4 से 1 को हम लोग क्या बोलेंगे? थर्ड लाइन ऑफ। ऐसे क्वेश्चन रहेगा, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन। तो थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन का मतलब है कि एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन, एन इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली जंप फ्रॉम वेयर टू वेयर? ऑर्बिट नंबर 4 से ऑर्बिट नंबर 1 पे, करेक्ट। तो ऑर्बिट कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करे बट डायरेक्टली अगर 1 पे आएगा तभी उसको लाइमन सीरीज बोलेंगे, अदरवाइज लाइमन सीरीज नहीं बोलेंगे। एक मिनट, यहां पे देखिए और बताइए, मोस्ट इनर्जेटिक फोटोन लाइमन सीरीज में कब मिलेगा? मोस्ट इनर्जेटिक, यस, ये सबसे बड़ा गैप है एनर्जी का लाइमन सीरीज का, राइट। और सबसे लिस्ट एनर्जेटिक फोटोन सेकेंड से 1। तो भाई आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर ए हाइड्रोजन फॉर लाइमन सीरीज, मैक्सिमम वेवलेंथ किसका रहेगा? जिसका एनर्जी मिनिमम, उसका वेवलेंथ मैक्सिमम, राइट। एनर्जी मिनिमम तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम, एंड ऑल दे आर बिलोंग टू व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक चीज तो कॉमन रहता है, स्पीड, राइट। स्पीड कॉमन रहेगा, तो क्या होता है? C इक्वल टू न्यू लैम्डा, V इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो V कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी, जिसका फ्रीक्वेंसी मिनिमम उसका वेवलेंथ मैक्सिमम एंड वाइस वर्सा, राइट। तो अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव आएगा कि लाइमन सीरीज में मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना है, तो उसके लिए कौन सा ट्रांजिशन पकड़ना है? 2 से 1। मिनिमम वेवलेंथ निकालना है, तब कौन सा ट्रांजिशन पकड़ना है? इन्फिनिटी से 1। इसको 1 बाई 1 देखेंगे, ठीक है। अच्छा बताइए, इतना तो आप लोग को पता हो ही गया होगा, इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहे लेकिन डायरेक्टली अगर ऑर्बिट नंबर 2 पे आता है तो उसको किस सीरीज से बिलोंग करते हैं? बामर सीरीज। तो ब्रेक जर्नी या डायरेक्ट जंप? यस, तो इसको बोलते हैं बामर, राइट। और अगर थर्ड पे आए तो किसी भी सीरीज का लास्ट लाइन क्या रहेगा? इन्फिनिटी से उसका बेस लाइन। फॉर एग्जाम्पल, लाइमन का बेस लाइन क्या है? ऑर्बिट नंबर 1। बामर का बेस लाइन ऑर्बिट नंबर 2।
पास्चन का इसका नाम क्या बोले, पास्चन ना। यहां देखिएगा, इसका नाम क्या रहेगा, ब्रैकेट। इसका क्या नाम रहेगा, फंड। इसका नाम क्या रहेगा, यहां तक ही पढ़िए, इतना से काम चल जाएगा, हम्फ्रे सीरीज। चलिए ड्रॉ कर लीजिएगा एक बार। हो गया एवरीवन? नोट करके कुछ पॉइंट लिखिए तो, जो हर सीरीज के लिए कॉमन रहेगा। फॉर एनी सीरीज फर्स्ट लाइन इज लीस्ट एनर्जेटिक। फॉर एनी सीरीज फर्स्ट लाइन गिव्स या प्रोड्यूस लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन। For any series, first line produce least energetic photon and last line produce most energetic photon. It means maximum wavelength corresponding to any series, maximum wavelength of any series corresponding to first line. It means maximum wavelength of any series. किसी भी सीरीज का के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ कौन सा लाइन देगा, फर्स्ट लाइन। इट मीन्स मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ एनी सीरीज corresponding to first line and minimum wavelength corresponding to last line। सही है ना? अब यहां देखिएगा, थर्ड पॉइंट पे लिखिएगा, ए थर्ड पॉइंट ओनली फॉर हाइड्रोजन, दूसरे के लिए नहीं है स्टूडेंट। ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, इस पे मैं कुछ क्वेश्चन भी लूँगा, ठीक है? असाइनमेंट में ऑलरेडी क्वेश्चन पे है। यहाँ देखिए, लाइमन सीरीज का जितना भी फोटोन है वो कौन सा जोन से बिलोंग करता है, अल्ट्रा वायलेट जोन। कौन सा? बट दिस इज ओनली फॉर हाइड्रोजन, नॉट फॉर अदर, इज इट राइट? बामर सीरीज किस जोन में फॉल करता है, विजिबल। बट ये सबके लिए है या सिर्फ ऑल हाइड्रोजन लाइक सैंपल के लिए, ओनली फॉर हाइड्रोजन? दूसरे के तो हम लोग चेक किए ही नहीं है। जैसे एक मिसकॉन्सेप्शन मेरे दिमाग में बैठा हुआ था कि बामर सीरीज का मतलब विजिबल जोन, बामर सीरीज का मतलब क्या, विजिबल। बाद में पता चला इट इज़ ओनली फॉर हाइड्रोजन। दूसरे का मैंने चेक किया तो हो सकता है कि हीलियम प्लस का बामर, हीलियम प्लस में भी तो बामर सीरीज हो सकता है। बामर सीरीज का मतलब क्या, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आज जंप कहाँ पे करें, ऑर्बिट नंबर 2 पे। इज इट ओनली बामर सीरीज डिफाइंड फॉर हाइड्रोजन या इट इज डिफाइंड फॉर ऑल वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम? इट इज डिफाइंड फॉर ऑल वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो बामर से तो हीलियम प्लस में भी हो सकता है, बट क्या हीलियम प्लस का बामर से इसको हम लोग क्या ब्लाइंडली बोल सकते हैं कि उसका हर लाइन विजिबल जोन का होगा?
बट हम लोग के माइंड में तो बैठा दिया गया कि बामर सीरीज का मतलब विजुअल जोन, इज इट राइट? बट वो किसका है? वो हाइड्रोजन का है। और उस मिसकॉन्सेप्शन को निकालने के लिए मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी इसमें किया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, करेक्ट? तो यहाँ लिखिए, फॉर हाइड्रोजन एटम ओनली, ये सिर्फ किसके लिए मैं बात कर रहा हूँ? ओनली फॉर हाइड्रोजन, नॉट फॉर अदर, ओके? हाइड्रोजन में जितना भी लाइमन सीरीज में लाइन मिलेगा, किसमें? वो कौन सा जोन का मिलता है? ईवी जोन का, अल्ट्रा राइट। ये तो बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल है ना, वी कैन फाइंड आउट कि हाँ कौन सा जोन का, राइट? बट ये सिर्फ किसके लिए है? ओनली फॉर हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन का बामर सीरीज का सारा लाइन, इसको हम लोग प्रूफ भी कर देंगे। बामर सीरीज किस जोन में रहता है? विजिबल। और उसके बाद और कौन सा बचा? पास्चन ना, और ब्रैकेट, और जो भी है, मेरे इधर जगह नहीं है, पी फंड, राइट? और हम्फ्री। तो बामर के बाद बाकी जितना भी जोन है वो इंफ्रारेड जोन में रहता है हाइड्रोजन का। करेक्ट ना स्टूडेंट? ओके, एक पॉइंट और लिखिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट बामर series of hydrogen atom belong to visible zone. It is very important to note that Balmer series of hydrogen atom belong to visible zone, but for other hydrogen like sample, it may or may not इसका मतलब समझ गए? दूसरे हाइड्रोजन लाइक सैंपल के लिए बामर से विजुअल जोन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसलिए ब्लाइंडली नहीं बोलना है विदाउट चेक किए हुए, करेक्ट? ओके। अभी सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए थोड़ा सा इस पर ब्रीफ कर लेते हैं। लाइम, यस, लास्ट में देखिए बामर के बाद बाकी कौन सा बचा? पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, और उसके बाद हम्फ्री लिखा नहीं है, जगह नहीं था। इसके बाद जो भी है बामर के बाद, दिस वन इंफ्रारेड, ऐसे हम तो देखे थे ना बहुत पहले, सबसे ज़्यादा कॉस्मिक, उसके बाद गामा रे, उसके बाद एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट, विजुअल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, राइट? और उसके बाद रेडियो वेव, एक सीक्वेंस दिया होगा। तो वहाँ पे मैंने क्या बोला? पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड एंड हम्फ्री। हाइड्रोजन के लिए सिर्फ बात कर रहा हूँ, वो किस जोन में बिलोंग करेगा? इंफ्रारेड। ये सब मैं कोई थियोरेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, और आर बेस्ड ऑन व्हाट? एक्सपेरिमेंट, वी कैन मेजर इट, ओके? चलिए लाइमन का, find out the wavelength of first line of Lyman series for hydrogen atom in terms of R. First line of wavelength
ऑफ फर्स्ट लाइन, इन सिर्फ अभी हाइड्रोजन के लिए काम कर रहे हैं, ऑफ लाइमन। तो देखिए एक फार्मूला ये भी तो था फास्ट होने का, क्या था फार्मूला? 1/λ इक्वल टू व्हाट? तो क्या एक कर दें? सही है, देखिए तो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, बट लाइमन में n1 तो ऑलवेज 1 रहेगा, है ना? n1 ऑलवेज क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो 1/λ इक्वल टू, ये जो लाइन रहेगा लाइमन का हाइड्रोजन के लिए, वो मिनिमम वेवलेंथ रहेगा या इट इज मैक्सिमम? ये मैक्सिमम वेवलेंथ रहेगा, राइट? और जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना? 1 ना? बोलिए भाई, 3/4, देन लैम्डा इक्वल टू 4/3r, इट राइट? यही रहेगा आपका मैक्सिमम वेवलेंथ, लैम्डा मैक्स फॉर लाइमन, फॉर हाइड्रोजन। दिस इज इक्वल टू व्हाट? 4/3r। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि 1/r का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके रेडी है, राइट? कितना था? 91 नैनोमीटर। यस 91। अब जिस तरीके से भी पूछा जाएगा 91.1, इसको क्या आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट? तो कैलकुलेट करने का कितना आएगा एग्जैक्टली, मोटा मोटी? थोड़ा कैलकुलेट कीजिए। 121.4 नैनोमीटर। अच्छा, अगर इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तब कितना आएगा? ऐसे भी विजुअल जोन कहाँ से स्टार्ट होता है? विजुअल जोन मोटा मोटी 350 से 750 मोटा मोटी अप्रॉक्सीमेट, राइट? तो ये 350 से तो कम ही है, तो ये विजुअल से पहले है। और विजुअल से जस्ट पहले कौन सा जोन? अल्ट्रा वायलेट। तो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि अल्ट्रा वायलेट का जोन, जिसके विजुअल का रेंज बटा हुआ है ना, कि यहाँ से यहाँ तक 350 से 600 या 750 तक। वैसे ही आप यूवी का भी नेट से सर्च करके जोन लिख लीजिएगा, कहाँ से कहाँ तक यूवी तक का हम लोग का काम पड़ेगा सॉल्व करने में। और इन बाकी यूवी का जोन पता चल जाएगा, विजुअल का जोन पता चल जाएगा, और इंफ्रारेड का तो यहाँ से हम लोग लिख ही दिए हैं, करेक्ट? बट उसका भी अगर पता रहेगा तो बेटर रहेगा आपके लिए। ताकि इतना रिक्वायरमेंट मुझे इतना दिन से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ होता नहीं है, बट फिर भी पता है रहने से अच्छा रहेगा। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम। अच्छा, किसी भी सीरीज का लास्ट लाइन क्या रहेगा? किसी भी सीरीज का लास्ट लाइन रहेगा जब यस इन्फिनिटी से उस 1 नहीं, उसका बेस लाइन तक, राइट? तो लास्ट लाइन ऑफ लाइमन फॉर हाइड्रोजन RZ² 1/1 का स्क्वायर, ये टर्म तो 0 हो जाएगा, तो क्या लिखेगा? R। और ये जो रहेगा वो मैक्सिमम वेवलेंथ रहेगा लाइमन का या मिनिमम रहेगा? मिनिमम रहेगा, वो 1/r, मतलब 91.1 नैनोमीटर। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का लाइमन सीरीज का वेवलेंथ मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ही लाई करेगा, हाँ या ना? और मिनिमम कितना है? 1/r हाइड्रोजन के लिए, और मैक्सिमम कितना था? 4/3r ना? ये रटना नहीं है, चूंकि हम लोग के पास तो फार्मूला ही है निकालने का, राइट?
चलिए फर्स्ट लाइन बामर सीरीज का हाइड्रोजन एटम के लिए लैम्डा क्या होगा, आर जेड स्क्वायर क्या लिखे एवरीवन, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। बट बामर सारे बामर का लाइन के लिए n1 ऑलवेज फिक्स रहेगा, कितना 2। इसका मतलब है कि आर जेड स्क्वायर 1/4। अब फर्स्ट लाइन के लिए कहाँ से कहाँ जंप करेगा, 3 से 2, और जेड स्क्वायर तो हो जाएगा 1। हाउ मच सर, 5 माइनस 36। देखते हो मैंने सही लिखा। अरे बामर का क्या मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा क्योंकि फर्स्ट लाइन है राइट। तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ है बामर का फॉर हाइड्रोजन एटम 36/5 इंटू आर। तो 36/5 इंटू 1/r का वैल्यू 91.1। सो कैलकुलेट करके न्यूमेरिकल वैल्यू बताइए तो कितना होता है। कितना 6 नैनोमीटर। देखिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ए विजुअल जोन का लैम्डा है या नहीं है। सर बिल्कुल है, करेक्ट। विजुअल जोन 350 से हम लोग 750 तक जाते हैं राइट। और लास्ट लाइन बामर का हाइड्रोजन एटम के लिए तो क्या लिखेंगे सर, आर जेड स्क्वायर लास्ट लाइन के लिए तो आपको ये लिखना पड़ेगा 2 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर, करेक्ट। मतलब r/4। देन लैम्डा लास्ट लाइन का सर 4/r, करेक्ट है ना। और 4 इंटू 1/r का वैल्यू 91.1, मोटा मोटी 4 36, करेक्ट। और ये जो रहेगा वो क्या मैक्सिमम रहेगा या मिनिमम, मिनिमम। इसका मतलब है कि बामर का बाकी जितना भी लाइन रहेगा, बामर सीरीज का हाइड्रोजन एटम के लिए जितना भी लाइन रहेगा वो तो इसके बीच में ही फॉल करेगा। एग्री ना एवरीवन, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ही रहेगा। तो देखिए ये जोन कौन सा जोन है, विजुअल जोन है। दिस इज द वजह बोला गया है कि बामर सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए पूरा बामर सीरीज का लाइन किस जोन से बिलोंग करता है, विजुअल जोन का, करेक्ट। ये वैल्यू निकालने के बाद बोला गया होगा, करेक्ट है ना। एक और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो। फाइंड द लास्ट लाइन ऑफ, बामर के बाद कौन सा आता है, पास्चन। फाइंड द लास्ट लाइन ऑफ, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज।
फॉर हाइड्रोजन एटम, क्वेश्चन में ऐड कर दिया फॉर हाइड्रोजन एटम, ये बोलना बहुत कंपलसरी है। और किसी भी सीरीज का लास्ट लाइन मैक्सिमम वेवलेंथ देता है या मिनिमम वेवलेंथ देता है? मिनिमम लास्ट लाइन ऑफ क्वेश्चन के लिए क्या लिखेंगे? आर जेड स्क्वायर। और पास्टन सीरीज का बेस लाइन क्या होता है? ऑर्बिट नंबर थर्ड, तो 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर, तो हो जाएगा r/9, देन लैम्डा लास्ट, इसका मतलब लैम्डा मिनिमम ऑफ पास्टन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम 9/r, मतलब 9 × 91.1 नैनोमीटर। और जब कैलकुलेट करेंगे तो 750 को क्रॉस कर गया, इसका मतलब विजुअल जोन में रहेगा। तो ये कौन सा जोन शुरू हो गया है? इंफ्रारेड। ये मिनिमम है, तो मिनिमम ही विजुअल का मैक्सिमम से बड़ा है, राइट। इसका मतलब इसका जो बाकी जो लाइन रहेगा उसका वेवलेंथ क्या इससे छोटा रहेगा, इससे बड़ा ही रहेगा, इसलिए मैंने मिनिमम निकाला, राइट। बाकी तो इससे बड़ा रहेगा, तो यहाँ से ही प्रूफ हो गया कि पास्टन का बाकी लाइन क्या रहेगा? इंफ्रारेड जोन में रहेगा, करेक्ट। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। Find maximum wavelength of Balmer series for helium plus. Find out maximum wavelength of Balmer series for helium plus. वैल्यू बताइए। मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर बामर सीरीज, किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए या हीलियम प्लस के लिए? हीलियम प्लस के लिए। और मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब कहाँ से कहाँ जंप करना है? ऑर्बिट नंबर थर्ड से ऑर्बिट नंबर 2, क्या मैंने सही बोला? तो क्या हो जाएगा? 1/λ। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे कहीं पे पूछा हुआ है, फर्स्ट लाइन, ध्यान सुनिएगा, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज फॉर हीलियम प्लस बिलोंग टू, बच्चे के दिमाग में क्या बैठा रहेगा? विजुअल, करेक्ट ना। और उसे एक ऑप्शन में विजुअल भी रहेगा, क्योंकि हम लोग भी बामर का मतलब विजुअल ही माइंड में बैठा लिए हैं, यहाँ से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। और आर, अब यहाँ पे जेड स्क्वायर का वैल्यू 1 नहीं रहेगा, 4 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे कितना रहेगा? 5/36, इसको क्रॉस कर दें तो लैम्डा इक्वल क्या है? मिनिमम है या मैक्सिमम है? हीलियम प्लस का बामर का मैक्सिमम है 9/5 आर, कितना भाई? और 9/5 इंटू 91.1, जरा कैलकुलेट करके बताएं तो कितना आता है? 153 ठीक है। ओके, मोटा मोटी 154, मोटा मोटी 154, राइट। ओके 163। चलिए आज मौसम थोड़ा ख़राब है, यहाँ देखिए, बट सबसे अच्छा बात क्या हुआ, ये बामर का मैक्सिमम लैम्डा है, इससे बड़ा तो नहीं हो सकता हीलियम प्लस के लिए। हीलियम प्लस का बामर का मैक्सिमम लैम्डा है, क्या ये विजुअल जोन का वैल्यू दिया है? इसका मैक्सिमम जो लैम्डा है वो भी विजुअल के मिनिमम से कम है, राइट। इसका मतलब इसका मैक्सिमम लैम्डा ही
विजिबल के मिनिमम से कम है तो इसका बाकी लैम्डा तो और भी कम हो जाएगा, लॉजिक हुआ ना रीजनिंग। इसका मतलब हीलियम प्लस का बामर से क्या विजिबल जोन में फॉल कर रहा है या अल्ट्रा वायलेट में फॉल कर गया है? अल्ट्रा वायलेट में, करेक्ट। तब एक जो मिसकॉन्सेप्शन दिमाग में बैठा हुआ था उसको आज के बाद निकल गया, प्रॉब्लम से प्रूफ कर लिए। इसका तब हीलियम प्लस का जितना भी बामर से रहेगा वो कौन सा जोन है? ईवी जोन का है, करेक्ट। इसलिए ऐसे ब्लाइंडली नहीं बोलना है कि बामर से कौन सा, तो पूछना है वहाँ पे किसके लिए बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए या हीलियम प्लस के लिए या लिथियम 2 प्लस के लिए। वो सिर्फ जो हम लोग को रटवाया गया था वो किसके लिए? ओनली फॉर व्हाट? हाइड्रोजन, करेक्ट, जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ। अब लिखिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स maximum number of photons emitted by a sample of hydrogen like atom। इसी को प्रॉब्लम में दूसरे लैंग्वेज में लिखा रहेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशन या मैक्सिमम डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी फोटोन का, या डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोन्स लिखा रहेगा। यहाँ देखिए, तो सैंपल का मतलब 1 एटम रहेगा या अरबों खरबों एटम रहेगा? सैंपल का मतलब क्या हो गया, वहाँ पे 1 एटम नहीं है। अगर हाइड्रोजन का 1 ग्राम भी लेते हैं, मान लीजिए हाइड्रोजन का 1 ग्राम भी लेते हैं, 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, मतलब 1 ग्राम का मतलब 1 मोल हो गया, राइट, एटम के टर्म में। और 1 मोल मतलब उसमें कितना एटम? Na। इसलिए 1 ग्राम में भी बहुत सारा एटम है तो सैंपल काउंट हो जाएगा। आइसोलेटेड बोलेंगे, आइसोलेटेड एटम मतलब 1 एटम के लिए मैं फोकस कर रहा हूँ। सैंपल बोल रहे हैं मतलब वहाँ पे तो कुछ इस टाइप का सिचुएशन है कि सपोज कीजिए, पहले इसको समझ लेते हैं, बाद में डायरेक्ट फॉर्मूला कर लेंगे। मान लेते हैं कि मेरे पास हाइड्रोजन एटम का ही सैंपल है, हाइड्रोजन ही है, और सारा हाइड्रोजन एटम थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है। कौन सा एक्साइटेड स्टेट? थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब सारा एटम का इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 4 में है। अब तब आपसे पूछा गया हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिशन आर पॉसिबल इन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिशन आर पॉसिबल इन द गिवन सैंपल, या हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोन्स आर इमिटेड कैन बी इमिटेड फ्रॉम दिस सैंपल। इसका मतलब है कि इसमें से कुछ हाइड्रोजन एटम तो डायरेक्ट, कुछ हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट यहाँ से यहाँ भी तो जंप कर सकता है, करेक्ट, और कुछ क्या कर सकता है, यहाँ से यहाँ आएगा, ब्रेक जर्नी। बट जो एटम यहाँ से यहाँ आ गया वो वापस यहाँ से यहाँ तो जाएगा नहीं अभी। बट यहाँ पे आपके पास एक ही एटम है या बहुत सारा एटम है? एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि मान लेते हैं कि पूरा एक झुंड है स्टूडेंट का ग्रुप, तो देखो उसमें कुछ एक्टिव स्टूडेंट रहते हैं, वो एक एक 2-2 सीढ़ी को छलांग लगा लेते हैं। एकदम बिल्कुल शांत बच्चा है, बिल्कुल 1 बाई 1 उतरेगा। कुछ कोई 3 सीढ़ी भी छलांग लगाता है, थैंक गॉड की डायरेक्ट नहीं मारता है, राइट। तो उसमें डिफरेंट पॉसिबिलिटी हो गया, करेक्ट ना, उतरने का, करेक्ट। वैसे यहाँ से यहाँ तक एक किसी एटम में ऐसा हो सकता है, किसी एटम में ऐसा हो सकता है, यहाँ के बाद यहाँ और यहाँ के बाद यहाँ। तो इस तरीके से 4 से 1 तक आने का, 4 से 1 के बीच में, ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंपलसरी आएगा ही आएगा, बट जब आपके पास सैंपल है तो पॉसिबिलिटी तो 4 से 1 के बीच बनता है। तो कितना डिफरेंट टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी है ट्रांजिशन का, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिशन। देखिए तो और कोई इसमें छूटा हुआ है? इसके बाद कुछ भी नहीं छूटा हुआ है, राइट। हम लोग हर 2 के बीच का देख लिए हैं, 4 से 1 का भी देख लिए हैं, 2 से 1 का भी देख लिए हैं, 3 से 2 का भी देख लिए हैं, 4 से 2 का भी देख लिए हैं, 4 से 3 भी देख लिए हैं। कोई भी बीच का गैप छूटा हुआ है?
देन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोन शुड बी इमिटेड? 6। तो इसी का हम लोग फार्मूला देने जा रहे हैं। बट 4 से 1 के बीच में रहेगा तो आप डायग्राम ड्रॉ करके देख लेंगे, राइट। बट अगर ऐसा रहेगा 10 से 3 के बीच में, सारा आइटम किस एक्साइटेड में? 9th एक्साइटेड, ऑर्बिट नंबर 10 में है। और तब बोलेंगे 10 से 3 के बीच में हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोन्स, तो वहाँ पे ऐसे डायग्राम बना कर ड्रॉ करेंगे तो कोई एक छूट सकता है। तो बेटर है इसी को HC वर्मा में एक प्रॉब्लम बनाया हुआ है फिजिक्स में, तो उसका फार्मूला है, बोलिए तो क्या फार्मूला लिखवाए थे स्कूल के एग्जाम के टाइम पे? यस, इसका फार्मूला है डेल्टा एन इंटू व्हाट? डेल्टा एन प्लस 1 और डिवाइडेड बाई, इसको बॉक्स में कर लीजिएगा। करेक्ट है ना? अच्छा स्टूडेंट, इस डायग्राम को ड्रॉ कर लिए हैं, तो इस डायग्राम के रेफरेंस में इस फिगर के ही रेफरेंस में यहाँ पे हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिशन, नंबर ऑफ ट्रांजिशन इक्वल टू 6। इन सारे ट्रांजिशन में मैक्सिमम वेवलेंथ कौन सा ट्रांजिशन में मिलेगा? ये लाइमन सीरीज नहीं है। मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब लिस्ट एनर्जेटिक, राइट? नहीं लगता सबसे कम एनर्जेटिक ये रहेगा? कैसे? कहीं पे मैं लिखवाया था, जैसे जैसे हायर ऑर्बिट नंबर पे जाते हैं तो एनर्जी गैप बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ऑर्बिट इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। तो हम लोग का भी जस्ट लाइमन सीरीज पढ़ रहे थे तो लग रहा था कि अच्छा इसमें सबसे छोटा गैप ये रहेगा। भाई इस गैप में सबसे छोटा एनर्जी गैप किसका रहेगा? ऐसा मैंने कहीं भी लिखवाया था, राइट? तो यस, यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है आपसे, सबसे मिस्टेक हो जाता है। यहाँ पे मिस्टेक क्या होता है कि हम लोग जस्ट लाइमन बायमर का कंपेयर करते हैं, बट यहाँ पे सबसे लिस्ट इनर्जेटिक गैप के लिए हम लोग 2 कॉन्जुगेटिव ऑर्बिट पकड़ेंगे। यहाँ इस केस में आपके दिमाग में वही चल रहा है ना, 2 कॉन्जुगेटिव ऑर्बिट। तो 2 कॉन्जुगेटिव ऑर्बिट तो 2 से 1 भी है, 3 से 2 भी है और 4 से 3 भी है, राइट? बट जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे 2 ऑर्बिट के बीच का एनर्जी गैप बढ़ता है या कम होता जाता है। तो 2 कॉन्जुगेटिव ऑर्बिट में सबसे छोटा तो इसका रहेगा। तो मैक्सिमम वेवलेंथ इस आउट ऑफ 6 मैक्सिमम वेवलेंथ बिलोंग टू विच ट्रांजिशन? ऑर्बिट नंबर 4 से ऑर्बिट नंबर 3। अब मैक्सिमम ट्रांजिशन बिलोंग टू विच ट्रांजिशन आउट ऑफ 6? सबसे बड़ा गैप तो ये है 4 से 1, करेक्ट ना? तो मिस्टेक होने का कॉमन मिस्टेक क्या रहता? 2 से 1 पकड़ते, बट करेक्ट आंसर क्या रहता? 4 से 3 पकड़ेंगे। सबको समझ में आ गया बात? लिखिए इस फिगर के रेफरेंस में यहाँ पे लिखते हैं बात। इन दिस आउट ऑफ, देखिए इन दिस ट्रांजिशंस मैक्सिमम वेवलेंथ बिलोंग टू ट्रांजिशन फ्रॉम ऑर्बिट नंबर 4 टू ऑर्बिट नंबर 3। इस फिगर के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। इन दिस ट्रांजिशंस मैक्सिमम वेवलेंथ, सबको समझ में आ गया मेरा कॉन्सेप्ट? एवरीवन ऑनलाइन स्टूडेंट, मैक्सिमम वेवलेंथ बिलोंग टू ट्रांजिशन फ्रॉम ऑर्बिट नंबर 4 टू ऑर्बिट नंबर 3 एंड मिनिमम वेवलेंथ बिलोंग टू ट्रांजिशन फ्रॉम वेयर टू वेयर? ऑर्बिट नंबर 4 टू ऑर्बिट नंबर 1। मिनिमम आप ही बताइए कितना, कहाँ कौन सा ट्रांजिशन में रहेगा? कौन सा? 4 से सेकेंड या 4 से थर्ड? यहाँ देखिए मैंने 4 एनर्जी लेवल बनाया, राइट?
ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3 और ऑर्बिट नंबर 4, और आपको टास्क दिया सबसे लिस्ट एनर्जी गैप 2 ऑर्बिट के बीच का आपको खोजना है। तो लिस्ट एनर्जी गैप के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से यहाँ के बीच में देखेंगे या कॉन्जुगेटिव देखेंगे? पहला बात तो ये होना चाहिए, कॉन्जुगेटिव देखेंगे, राइट? जिनका क्वेश्चन है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में तो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए सबसे कम एनर्जी गैप खोजूंगा, तो दो ऑर्बिट, 2 कॉन्जुगेटिव ऑर्बिट के बीच का गैप देखेंगे। तो मेरे पास ऐसा 3 ऑप्शन है, 2 से 1 है ना, 3 से 2 और 4 से 3। इन तीनों में सबसे कम गैप किसका है? दिस वन, ये सबसे छोटा गैप है, राइट? ये ऑलरेडी लिखवा चुके थे, जैसे भाई जो पढ़ाते हैं पहले का उसको रिकॉल किया कीजिए। तो वहाँ पे सबसे लिस्ट एनर्जेटिक फोटोन कहाँ मिलेगा? ट्रांजिशन में 4 से 3 का, राइट? मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए एनर्जी मिनिमम, बिकॉज फ्रीक्वेंसी मिनिमम रहेगा, तो वेवलेंथ क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। अब मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन कौन रहेगा? तो सबसे बड़ा एनर्जी गैप देखेंगे। सबसे बड़ा गैप कहाँ पे मिलेगा? इससे बड़ा गैप होगा क्या? 4 से 1 के बीच का। तो जहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहेगा वहाँ पे वेवलेंथ क्या रहेगा? इसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या रहेगा? इस लाइन के क्रॉसपॉन्डिंग लैम्डा मिनिमम आउट ऑफ 6, राइट? ऐसे क्रॉसपॉन्डिंग लैम्डा मैक्सिमम रहेगा। क्लियर है ना? चलिए स्टूडेंट, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलिए, एक्सरसाइज सेकेंड का क्वेश्चन नंबर 19, 20 तो सॉल्व ही किया हुआ है, 19, उसके बाद 20, 21 ट्राई कीजिए। तो 90 से लेकर 22 तक ट्राई कीजिए, 5 मिनट का टाइम देता हूँ। एक्सरसाइज सेकेंड का क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 22 तक। कैलकुलेट द वेव लेंथ फॉर सेकेंड लाइन ऑफ बामर सेज फॉर हीलियम प्लस। निकल जाएगा। R/Z²। सेकेंड लाइन ऑफ बामर का मतलब कहाँ से कहाँ? 4 से। वेरी गुड, मतलब 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। देखिए तो मैंने सही लिखा, R/4 हीलियम प्लस है ना, तो ऑर्बिट एटॉमिक नंबर 2 हो गया। 1/4 माइनस 1/16 कितना हो जाएगा? 16/3/16। देन लैम्डा इक्वल टू व्हाट? 4/3R। तो 4/3 इंटू 91.1 नैनोमीटर, मतलब ये 121 के आसपास आया था ना कुछ नैनोमीटर। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर एक कौन सा था? 19 ना, 20।
इफ इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम सेवेंथ एक्साइटेड स्टेट टू सेकेंड के बाद छूटा हुआ है, एक इनकम्प्लीट क्वेश्चन रहेगा, सेकेंड स्टेट कर लीजिए, करेक्ट कीजिए क्वेश्चन को, सेकेंड स्टेट, देन फाइंड आउट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व्ड सेकेंड ऑर्बिट कर दीजिएगा, सेकेंड ऑर्बिट। तो यहां देखिए सेवेंथ एक्साइटेड स्टेट टू सेकेंड स्टेट, तो सेवेंथ एक्साइटेड स्टेट का मतलब ऑर्बिट नंबर कितना 8 टू ऑर्बिट नंबर कितना 2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन्स का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 और डिवाइडेड बाई व्हाट 2, यही तो था। डेल्टा एन कितना एवरीवन 6 इंटू 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 21 लाइन रहेगा, है ना। बट इस आउट ऑफ 21 लाइन्स मैक्सिमम वेवलेंथ का कहाँ का रहेगा, 21 लाइन में से मैक्सिमम वेवलेंथ तो किसी का रहेगा, कहाँ का 8 to 7 का रहेगा, क्योंकि दो कॉन्जुगेटिव गैप हम लोग पकड़ते रहेंगे। सबसे कम एनर्जी का कहाँ दिखेगा 8 से 7 का दिखेगा, राइट। अब मैक्सिमम 8 से 2 का दिखेगा, करेक्ट। तो ये तो अब पक्का ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। अभी जितना आसान लग रहा है उतना ये बात आसान था नहीं। ऐसे पूछ लिया जाएगा आउट ऑफ 21 मैक्सिमम वेवलेंथ बिलोंग टू विच, या फाइंड आउट मैक्सिमम वेवलेंथ, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 ना, 21 का कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पे एक लाइन का कॉन्सेप्ट और सीख लीजिए। 21 यहाँ देखिए स्टूडेंट, आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम, ध्यान से सुनिएगा। आइसोलेटेड का मतलब बस एक ही एटम आपके पास है, सैंपल नहीं है, सिर्फ कितना एटम है। तो अगर सपोज कीजिए कि एक बिल्कुल सिंगल स्टूडेंट है और उसको मैं टास्क दिया हूँ कि आपको मैक्सिमम स्टेयर को टच करके नीचे जाना है, वो क्या करेगा, मैक्सिमम स्टेयर को टच करना है नीचे जाने के लिए, तो एक एक सीढ़ी करके उतरेगा, जंप करेगा या वन सीढ़ी। तो ऐसे ही अगर यस ये है ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3, ऑर्बिट नंबर 4 और ये ऑर्बिट नंबर 5 का एनर्जी लेवल, राइट। और ये मैं आइसोलेटेड एटम, सिंगल एटम का बात कर रहा हूँ। और यहाँ देखना है मेरा एटम मान लेते हैं इस ऑर्बिट में है, इस स्टेट में है, मतलब फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, मतलब ऑर्बिट नंबर 5 में, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जंप करके 1 तक आना है। तो मैक्सिमम फोटोन कितना रिलीज हो सकता है, नहीं मैक्सिमम फोटोन। तो मैक्सिमम फोटोन के लिए क्या करेगा, एक एक करके आएगा ना, राइट। मिनिमम के लिए तो 1 हो सकता है, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम फोटोन इमिटेड बाय एन आइसोलेटेड एटम व्हेन इट जंप फ्रॉम 5 to 1 के लिए कितना आया, 4 आया, 1 2 3 एंड 4, मतलब 5 - 1। तो अगर N2 से N1 पे आना हो, कहाँ से कहाँ तक, N2 से N1, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कॉलेज 5 से 1 पे आएगा, तब मैक्सिमम क्या हो सकता है N2 - N1, इज इट राइट। मैक्सिमम फोटोन्स, ये भी एक फॉर्मूला बन गया आपका, इमिटेड बाय एन आइसोलेटेड एटम हाइड्रोजन लाइक व्हेन जंप N2 से N1 के बीच का अगर बात हो रहा है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, N2 - N1। अब क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व कीजिए।
पहला ऑप्शन क्या है, देन एन इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड हाइड्रोजन इज इन फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, मतलब ऑर्बिट नंबर 5 में, एक्चुअली यही डायग्राम भी बना दिया हूँ, ऑर्बिट नंबर 5 में है। देन अपॉन डी एक्साइटेशन होते हैं, डी एक्साइटेड होते हुए कहाँ तक जा सकता है, ऑर्बिट नंबर 1 तक, तो मैक्सिमम तो 4 ही रिलीज करेगा। पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 10, एक गलत हो गया, राइट। सेकेंड ऑप्शन मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल फोटोन 6, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है इट कैन इमिट 2 फोटोन्स इन अल्ट्रा वायलेट जोन, और बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हाइड्रोजन एटम में अल्ट्रा वायलेट जोन सिर्फ लाइमन सीरीज का होता है, एग्री। हाइड्रोजन एटम में अल्ट्रा वायलेट जोन सिर्फ कौन सा में होता है, लाइमन, यस। तो आप ऑर्बिट, एक ही एटम मेरे पास है ही, करेक्ट, ये है 5 4 3 2 1, तो भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, आप दिमाग दौड़ाइए, वो क्या 2 अल्ट्रा वायलेट फोटोन दे सकता है? जब भी करना पड़ेगा डायरेक्ट 1 पे आना पड़ेगा ना, तो डायरेक्ट 1 पे आने का तरीका क्या हो सकता है, कितना हो सकता है, डायरेक्ट 1 पे आना है। सर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे आ गया वापस, तो उसको डी एक्साइटेशन बोला गया है। फिर ऐसा नहीं कि यहाँ से आके सर फिर वापस उछल के यहाँ पे जाएगा, आ गया तो आ गया, नहीं सर यहाँ से यहाँ आएगा, कोई बात नहीं है, बट ये अल्ट्रा वायलेट तो नहीं है। हाइड्रोजन में तो अल्ट्रा वायलेट सिर्फ लाइमन हो सकता है, वापस यहाँ से आएंगे तो नहीं लगता कि अल्ट्रा वायलेट मिलने का चांस सिर्फ एक है, 2 मिलने का चांस है। कुछ भी इफ एंड बट करके देख लीजिए, इसका मतलब हाउ मेनी अल्ट्रा वायलेट फोटोन, 1 रहेगा, करेक्ट। तो ऑप्शन सी है इट कैन इमिट 2 फोटोन्स इन अल्ट्रा वायलेट जोन, ये गलत है। अब सर यहाँ पे तो 4 ही ऑप्शन है, नॉन ऑफ दिस भी नहीं है, तो 3 गलत ही हो गया, तो लास्ट कौन सा बचा, आई के लेवल का क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसको हम पहले समझेंगे। डी एन इंफ्रारेड फोटोन इज जनरेटेड देन ए विजुअल फोटोन में फॉलो दिस इंफ्रारेड। यहाँ देखिए, कोई किसी को फॉलो कब करेगा, जब वो आगे रहेगा, राइट। इसका मतलब बोला गया है कि अगर इंफ्रारेड अगर पहले बन गया तो विजुअल का फोटोन उसको फॉलो कर सकता है। ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है, और हम लोग हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट कि हो सकता है कि ए इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ आ जाए, और हाइड्रोजन के लिए काम कर रहे हैं, ये तो इंफ्रारेड जोन, कौन सा, इंफ्रा, वापस यहाँ आ जाए तब भी इंफ्रारेड, और यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या, विजुअल। तो अगर पहले इंफ्रारेड निकल, इसका मतलब है कि दोनों पॉसिबिलिटी है, इंफ्रारेड यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे नहीं, मैंने कंडीशन दिया कि इंफ्रा और विजुअल दोनों निकालना है, तो नहीं लगता पहले इंफ्रारेड आउट करना पड़ेगा, पहले ही विजुअल आउट कर लीजिएगा तो फिर इंफ्रारेड आउट होगा, नहीं आउट होगा। इसका मतलब पहले कौन आउट होगा, इंफ्रारेड, और उसको कौन फॉलो करेगा, विजुअल। ये सही है कि अगर ऐसा होता है कि पहले इंफ्रारेड आउट हो गया उसके बाद अगर विजुअल, तो विजुअल को इंफ्रारेड फॉलो करेगा या इंफ्रारेड को विजुअल फॉलो करेगा, इंफ्रारेड के फोटोन को विजुअल फॉलो करेगा, जो पहले आउट हुआ पीछे वाला उसको फॉलो करेगा, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, 22 में क्या क्वेश्चन है, इन ए हाइड्रोजन लाइक सैंपल आयंस आर इन पार्टिकुलर एक्साइटेड, इज इट राइट, इफ इलेक्ट्रॉन्स मेक्स ट्रांजिशन अप टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, कहाँ तक जा सकते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब ऑर्बिट नंबर 2, राइट। देन इट प्रोड्यूस मैक्सिमम 15 डिफरेंट टाइप ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन, देन इलेक्ट्रॉन बेयर इन आउट ऑफ 4 ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। और ये सैंपल के लिए बात किया जा रहा है, इक्वल टू 15 नहीं, करेक्ट। तो डेल्टा एन का स्क्वायर अब प्लस डेल्टा एन अब -30 = 0 कर दें,
करेक्ट। तो डेल्टा एन कितना हो जाएगा एवरीवन, डेल्टा एन का स्क्वायर प्लस 6 डेल्टा एन और माइनस 5 डेल्टा एन और माइनस 30 इक्वल टू व्हाट 0। क्वाड्रेटिक को मैं ब्रेक कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। तो डेल्टा एन को कॉमन ले लेते हैं, तो डेल्टा एन अब प्लस 6 माइनस 5 को कॉमन लीजिए, डेल्टा एन माइनस 6 प्लस 6 इक्वल टू व्हाट 0। तो डेल्टा एन का एक वैल्यू मिल गया -6, जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एन क्या था n2 माइनस n1, हायर ऑर्बिट माइनस लोअर ऑर्बिट। तो डेल्टा एन इक्वल टू कितना वैल्यू रहेगा 5, और डेल्टा एन का वैल्यू 5 मतलब n माइनस 2, n2 माइनस n1, तो n2 माइनस n1 इक्वल टू 5, और n1 तो पता ही था, तो 5 प्लस n1, n1 कितना था 2 ना, मतलब कौन सा स्टेट। चलिए स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर है 22। इसमें बहुत कम क्वेश्चन है 22 में, अरे 23 है, अभी हम लोग कौन सा सॉल्व कर रहे थे 22, ओके 23 बनाइए। ये एक ऐसा प्रॉब्लम जिसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए सब, सबके पास है ना एक्सरसाइज सेकंड। सॉल्व करेंगे, साथ में सॉल्व करेंगे, साथ में सॉल्व करते हैं। ओके, तो इसको साथ में सॉल्व करते हैं, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है 23 ना। First of all, in a hydrogen-like sample, all the ions are in particular excited state. When electron mix jump up to ground state, then this is different type. तो क्या यहाँ से निकल जाएगा n माइनस 1, पहले निकाल लेते हैं वो कौन सा स्टेट था जहाँ से जंप हो रहा है, मैंने सारा उस जितना भी एटम था कौन सा स्टेट में था, 1 हो गया ग्राउंड स्टेट, n2 माइनस n1,
n2 माइनस n1 n2 माइनस n1 प्लस 1 ना, और डिवाइड बाय 2 इक्वल व्हाट 6 n2 माइनस 1 n2 माइनस 1 प्लस 1 और डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 6। n2 का वैल्यू कितना आएगा, f4 आएगा, देखिए तो नेगेटिव तो रहेगा नहीं, n2 स्क्वायर माइनस n2 हम माइनस इक्वल टू व्हाट 0 फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा n2, ये तो ऐसे भी पता था 40 तो था, बट फिर 4n2 अब प्लस 3n2 और माइनस 12 इक्वल टू 0, तो यहाँ से n2 का दो वैल्यू 4 और माइनस 3 और फिर नेगेटिव होगा नहीं। इसका मतलब सैंपल किस एक्साइटेड स्टेट में था, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, मतलब एनर्जी स्टेट 4 में था। ये हम लोग को कहीं भी प्रॉब्लम में काम आएगा तो यूज कर लेंगे। इसका मतलब सिचुएशन ऐसा रहा होगा, इसके बीच का 4 3 2 और 1 के बीच का, यहाँ से यहाँ के बीच का इतना सारा लाइन हम लोग पास था। यही तो 6 डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोन है, देखो मैंने सही से ड्रॉ किया। ओके, और इसमें दिया हुआ क्या है, इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ स्टूडेंट, सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ द सैंपल। तो क्या यहाँ सेकेंड एक्साइटेशन निकाल लेंगे, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन पोटेंशियल को रिप्लाई करना है भाई, आप लोग बोलते ही नहीं है, क्या समस्या है। सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी इक्वल टू क्या, ई से मल्टीप्लाई कर दें फास्ट होने के लिए। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया है। ओके, और सेकेंड एक्साइटेशन का मतलब कहाँ से कहाँ तक, 1 से 3, n3 से n1 या n1 से n3, 1 से 3 या 3 से 1। ओके सर, बात तो एक ही है, डी एक्साइटेशन में एनर्जी लॉस होता है तभी तो हम लोग यही लिखेगा। E3 माइनस E1 इक्वल टू 193.64 eV। आप लोग मुझे पढ़िए और मैंने सही लिखा है तो सीखा, ये तो सही है, एक साथ कॉमन वगैरह सब लिखिए, इक्वल टू और ए ईवी में इक्वल टू 193.64 यहाँ से जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना सॉल्व कीजिए। तो जेड इक्वल टू व्हाट, देखो सब बिल्कुल सजा कर दिया गया था, नहीं बिल्कुल इंटीग्रल करवा गया है। क्या सबका जेड का वैल्यू पूरा है, आप लोग चेक कीजिए एक बार। तो सैंपल क्या है, वेरी गुड, बेरिलियम नहीं बोलना है, सैंपल इज बेरिलियम 3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, राइट। तो सैंपल का नाम क्या हो गया, पहला क्वेश्चन बताते हो गया सैंपल इज व्हाट, बेरिलियम 3 प्लस। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें बनाना, फाइंड द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द सैंपल। एक्साइटेड स्टेट ऑफ द सैंपल को पता चल गया, कौन सा एक्साइटेड स्टेट, वो जो डायग्राम बनाया हुआ है, एक्साइटेड स्टेट कितना था, इनर्शिया स्टेट नहीं पूछा है, एक्साइटेड स्टेट। तो ऑर्बिट नंबर 4 का मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट, राइट। थर्ड आंसर में क्या फोर्थ लीजिएगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड, फाइंड द आयोनाइजेशन एनर्जी। बोलिए वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या था, E∞ माइनस E1, क्या मॉडल्स ऑफ E1 0 माइनस में लिखते हैं 10 का डिवीजन होता है, -9.6 जेड स्क्वायर बाय
1 का स्क्वायर नहीं, माइनस वन बिकम प्लस 13.6 इंटू 16 मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिस आएगा ऐसे यहाँ से एक फिट तो कितना रहेगा 0। फाइंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ थर्ड स्टेट। इस तरफ का पार्ट हो गया एवरीवन। डी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कौन सा स्टेट, थर्ड स्टेट। तो हर ऑर्बिट का अलग अलग बाइंडिंग एनर्जी रहेगा। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, यहाँ ए था स्टूडेंट, जी स्टेट का था ई फीट माइनस एम था, राइट। यहाँ पे इनका कितना रहेगा, 3 रहेगा। भाई फार्मूला का शॉर्टनेस बना लीजिए आप लोग, तो फास्ट रहेंगे, राइट। माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई डायरेक्ट माइंड करते हैं, कम हो जाएगा 13.6 इंटू 16 बाई 9। कैलकुलेशन कर लीजिएगा। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बिलोंगिंग टू एवर ब्रांच। इस क्वेश्चन में हम लोग बहुत काम में आ गया। आउट ऑफ 6, ये 6 का आंसर है ना, आउट ऑफ 6 शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। अगर हम लोग आज क्लास में इस बात को क्लियर नहीं करते तो शॉर्टेस्ट के लिए आप 2 से 1 कर देते हैं, सॉरी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या करते हैं, डैम श्योर 2 से 1 करते हैं। बाकी बस में यही होता था, ये बात मैं पहले बताता नहीं था। बाद में पूछते थे इसमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की लिस्ट एनर्जेटिक फोटोन दे देंगे, मतलब हम 2 से 1 बोलते हैं। बट अभी आउट ऑफ 6 सबसे छोटा एनर्जी का किसका है, 4 से 3। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इसका रहेगा, राइट, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इसका रहेगा। समझ में आ गया। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए आउट ऑफ 6 यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक जाना है, 4 से 3 तक जाना है। तो 1 बाई लैम्डा आर जेड स्क्वायर 1 बाई 3 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 का स्क्वायर। तो 1 बाई लैम्डा आर जेड स्क्वायर हो गया 16, डायरेक्ट कर दें, एक तो सही है। 16 माइनस 5 7, 16 16 आपस में कैंसिल। तो लैम्डा लॉन्गेस्ट का वैल्यू कितना रहेगा, 1 बाई 7 9 बाई 7, 9 बाई न्यूमेरिकली तो कैलकुलेट कर लेंगे ना, 1 बाई आर का वैल्यू पुट करके 91.1 कैलकुलेशन कर लीजिएगा घर पे। और लैम्डा शॉर्टेस्ट के लिए क्या रहेगा, शॉर्टेस्ट लैम्डा के लिए कहाँ से कहाँ का ट्रांजिशन बोला कीजिए भाई ऑनलाइन स्टूडेंट, 4 से 1, यस। तो शॉर्टेस्ट मतलब आउट ऑफ 6 सबसे शॉर्टेस्ट इसका क्या रहेगा, आर जेड स्क्वायर 1 बाई 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 का स्क्वायर, करेक्ट। मतलब 16R 15 बाई 16, सही है ना। लैम्डा शॉर्टेस्ट हो जाएगा हाउ मच,
तो इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर लिया जाए। क्या है यहाँ पे सेकेंड शॉर्टेस्ट करते तो क्या आपका दिमाग में क्या था? 3 से 2 सेकेंड शॉर्टेस्ट के लिए क्या कर सकते, वैसा गैप देखेंगे जिसमें एनर्जी गैप इससे थोड़ा ज़्यादा हो, वो कौन सा रहेगा? ये गैप तो डैम से इससे बड़ा होगा। चेक करना पड़ेगा भाई, अगर थर्ड बोल देंगे याद रखिएगा। ए गैप यहाँ देखो, ए गैप ध्यान रखिएगा, ए गैप और ए गैप में कौन सा गैप बड़ा? ए गैप ए 3 4 से 2 और 2 से 1, जस्ट ऐसे ही मैंने पूछने का मन किया। 4 से 2 बिल्कुल बिल्कुल फॉल्स है, मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ देखिए, अच्छा बिरासी एक क्वेश्चन सिर्फ मैं 82 को सेट कर रहा हूँ, बाकी कोई लोग आंसर नहीं देंगे। ये 1 है, ये 2 है, ये इंफिनिटी है। इंफिनिटी से 2 का गैप और 2 से 1 का गैप, कौन सा गैप बड़ा? ये भाई गैप है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हैमिल्टन का, और एक गैप है, ये पूरा गैप है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। चेक करते रहिए, मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, चेक कीजिए। तो इसका मतलब कि ऐसे आपको ब्लाइंडली वहाँ नहीं काम करना पड़ेगा। शायद आपको लगा था ये तो 2 से इतना सारा एनर्जी लेवल, राइट? भाई बहुत छोटा गैप है, विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, ये बहुत बड़ा गैप है, राइट? इसका बीच का डिफरेंस कितना है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और इसके बीच का सिर्फ डिफरेंस कितना है? तो नहीं, तो सेकंड शॉर्टेस्ट में आपको ब्लाइंडली काम करना पड़ेगा या चेक करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। ऐसे भी हम चेक कर रहे हैं क्या? नहीं, किसी को लग सकता है कि सेकंड शॉर्टेस्ट कर बोले तो शायद इसका या इसका ले लेते हैं, हो सकता है ये जो गैप आप देखते हैं उससे छोटा गैप यही हो, है ना? ये भी तो सकता है। ये जो गैप है और डैम श्योर ये गैप जो है उससे छोटा गैप ये है, ये लाइन सिर्फ यहाँ पे इतना बड़ा दिखाए हुए हैं, करेक्ट? वहां से इक्वल होकर के आप बोल ही सकते हैं। तो सेकंड शॉर्टेस्ट क्वेश्चन तो आपके थोड़ा सा ट्विस्टेड हो जाएगा, लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट सही था, सेकंड शॉर्टेस्ट के लिए आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, राइट? आप लोग समझ रहे हैं नहीं समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं तो समझ रहा हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये आपका टास्क रहा, आप नहीं वो चेक कर लीजिएगा, सारा गैप देखिएगा, उसमें सेकंड लोएस्ट एनर्जी गैप किसका है, उसके बाद आंसर लाइएगा नेक्स्ट क्लास में। तो स्टूडेंट कहाँ तक हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं? इसी बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करेंगे इसको 23 का ई तक, ए एफ जी एच आई जे, ये सारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करूंगा। आज के इतना है, ठीक है? थैंक यू। थ्योरी बहुत कम बचा हुआ है लेकिन प्रॉब्लम बचा हुआ है, ठीक है? थ्योरी हार्डली 1 क्लास का टॉपिक है।